एनालॉग इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। ओके, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या देखा कि कंस्ट्रक्शन क्या है। बेसिकली हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स क्या क्या होते हैं। तो पता चला कि एक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होता है जिससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, फिर एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जिसके वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है, उसके बाद एक डैम्पिंग सिस्टम होता है जिससे तुम्हारा डैम्पिंग टॉर्क लगता है। ठीक है, तो अब ये होता है कि ये तीनों चीजें तो हो गई। ये तीनों चीजों का पर्पस क्या था वो हमने बता दिया था लास्ट क्लास में, है ना। अब किया कैसे जाता है ना, ये होता कैसे है। तो देखो, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। तो उसमें क्या होगा, कुछ चीजें कॉमन होंगी हर एक इंस्ट्रूमेंट में, जितने भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं कुछ चीजें जो है कॉमन होंगी, है ना। उन कॉमन चीजों को हम लोग पहले ही पढ़ के रखेंगे ताकि बाद में वो बार बार हर एक चीज में ज्यादा डिटेल उसको रिपीटेशन ना करना पड़े। अब जैसे मान लो स्प्रिंग कंट्रोल है, तो स्प्रिंग कंट्रोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, है ना। डैम्पिंग है तो एयर डैम्पिंग कैसे होता है ये हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एयर डैम्पिंग बस नाम टर्म भी हम लोग यूज कर ले तो सबको समझ में आ जाए, है ना। तो इसीलिए अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में ये कॉमन कंस्ट्रक्शन डिटेल होंगे जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ऐसा स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहला हम लोग जो तुमको बताए थे, टॉर्क प्रोड्यूस होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम है मूविंग सिस्टम का। जो मूविंग सिस्टम है या डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बोल लो, है ना, मूविंग सिस्टम और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। ओके, तो ये मूविंग सिस्टम और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, इसका पर्पस ये है कि ये डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करे, है ना। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तुम्हारा एक एक पूरा तुम्हारा क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग सिस्टम मूविंग, एक 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के अंदर में मूविंग सिस्टम आता है, समझे। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के अंदर में मूविंग सिस्टम आता है। मूविंग सिस्टम में होता क्या है, जितना पोर्शन मूव करता है वो होता है। अब पोर्शन कितना मूव करता है वो हम लोग को जानना है ना। ओके, तो हम लोग को देखना ये है कि कितना पोर्शन उसका मूव होता है। तो देखो, मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तुमको मिलेगा, कल मैंने एक इंस्ट्रूमेंट तुम्हें दिखाया था। ओके, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैसा था, वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं था। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कॉइल होता है। ठीक है, एक कॉइल होता है, उसमें करंट फ्लो कराया जाता है। ठीक, और वो करंट क्या होता है, वो करंट क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में वो मतलब उस कॉइल को प्लेस प्लेस किया हुआ रहता है। उसमें करंट कैरिंग कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखे हुए हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है ना। और उसी टॉर्क की वजह से हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो कुल मिला के हमें कॉइल को सस्पेंड करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारा एक सबको म्यूट कर लो। ठीक है, जो लोग कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट कर लो। ओके, बेकार का डिस्टरबेंस होता है ना। जैसे एक एग्जांपल तुम लोग देखो, ये है ना, एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, तो देखो, ये मैग्नेट के अंदर में ये जो जितना चीज लटका हुआ है ना ये मूविंग सिस्टम है। ये पूरा क्या मूविंग सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। ये जो व्हाइट, ये जो तुम्हारा ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है या फिर तुम्हारा येलोइश जो दिख रहा है वो क्या है, वो तुम्हारा कॉइल है। ओके, ये कॉइल जो है, अब देखो, कॉइल को मूव करना है तो तुम इसको फ्री रखना पड़ेगा कि नहीं। तुमको अगर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वो मूव करेगा, तो उसको जो मूवमेंट है तो उसको तुमको उसको फ्री रखना पड़ेगा समहाउ, तभी तो वो मूव कर पाएगा। तुम उसको एकदम लॉक करके तो नहीं रख सकते, है ना। इन दोनों के बीच में कुछ एयर गैप रहेगा, उसके बीच में ये मूवमेंट के लिए फ्री रहेगा। तो तुमको किसी ना किसी तरह से उसको लटका के रखना पड़ेगा, सस्पेंड करके रखना पड़ेगा ना। तो सस्पेंड करना पड़ेगा, तो किस तरह से सस्पेंड करेंगे, तो सस्पेंशन का कुछ कुछ तरीका होता है। ओके,
जैसे देखो यहाँ पे 2 स्प्रिंग दिखाया है, वो ऊपर में नीचे में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्पिंडल बहुत जगह यूज होता है, यहाँ स्पिंडल यूज हुआ है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि कैसे वो सस्पेंशन होता है, वो वही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, देखो मूविंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, मूविंग पार्ट जो भी है वो हल्का होना चाहिए, है ना, हल्का होना चाहिए, तब तो इसका मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा। थोड़ा सा भी मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, सिंपल से समझो, अगर लाइट है इनर्शिया कम होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी मिनिमम। कोई भी फ्रिक्शन फोर्स, फुल फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है जी, अगर तुम सबको पता है फ्रिक्वेंस फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ठीक है। तो जो मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत सारे रीजन से हो सकता है, ठीक। जैसे अगर हेवी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से बनाना है सिस्टम को कि तुम्हारा ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये दो चीजें रहे। अब इसके इसके आगे पॉइंट सपोर्ट जो है ना, पता है ना तुमको, उसको सपोर्ट करके रखना पड़ेगा तुम्हें मूविंग सिस्टम को। तो वो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या क्या है देखो, पहला है सस्पेंशन, दूसरा है टॉर्क सस्पेंशन, और जो थर्ड पॉइंट है पाइवोट एंड ज्वेल बियरिंग्स। ओके, ये 3 तरह के सस्पेंशन यूज होते हैं, हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि होते क्या है ये। तो देखो पहला जो है सस्पेंशन, सिर्फ सिंपल नॉर्मल सस्पेंशन जो कहा गया है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट। ओके, क्या है, फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट होता है for the upper suspension, okay, and a coil of fine wire at the for the lower part, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले में एक रिबन सस्पेंशन, एक रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट यूज करेंगे, ओके, और नीचे वाले में एक कॉइल यूज करेंगे, ठीक है। जो रिबन होता है वो मेड ऑफ स्प्रिंग मटेरियल लाइक बेरिलियम कॉपर, कौन सा मटेरियल है, बेरिलियम कॉपर, और दूसरा जो है वो है फॉस्फोर ब्रोंज, ठीक है। मतलब ये फ्रेश बेरिलियम कॉपर हो सकता है या फिर फॉस्फोर ब्रोंज हो सकता है। देखो ये फिगर देखो तुम लोग, यहाँ तो देख रहे हो ना, ये देखो नॉर्थ जैसे जो ऊपर ये जो दिखाया था मैं अभी तुम लोगों को, इसी टाइप का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। देखो मैग्नेटिक पोल यहाँ पे तुम्हारे ये परमानेंट मैग्नेट से अवेलेबल है, जिसके बीच में मेरा कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। कॉइल जो है, कॉइल जो है हवा में हम उसको लटका के नहीं रख सकते ना, तो कॉइल को एक किसी न किसी चीज पे माउंट किया जाता है। एक होता है फॉर्मर जिसको बोलते हैं, फॉर्मर जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो नॉर्मली एल्यूमिनियम का फॉर्मर यूज किया जाता है, ओके। तो एल्यूमिनियम का मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे मेरा ये पेन है ना, ये मान लो मोबाइल है, इस पे हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इस तरह से कॉइल, इस पे जगह रहेगा, इस पे कॉइल लपेट देंगे, मतलब ये थोड़ा चौड़ा रहता है, ओके। तुम ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर कॉइल को लगाया गया, इसको फॉर्मर कहते हैं, ओके। तो इस फॉर्मर पे ही कॉइल को क्या किया जाता है, वाउंड किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है, ओके। ओके, तो यहाँ आ जाओ। तो ये कॉइल है, ये फॉर्मर है, फॉर्मर के ऊपर कॉइल लपेटा गया। अब इसको हमको सस्पेंस करना है ना। ये मिरर का भी पर्पस छोड़ दो, मिरर ये पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, ये मिरर का यूज यहाँ पे नहीं है, ओके। तो इसमें क्या है, सस्पेंशन यूज किया है। देखो अपर सस्पेंशन के लिए हम लोग फ्लैट रिबन यूज किए। क्या है, एक फ्लैट रिबन है। रिबन क्या होता है जी, रिबन समझो ना, एक सिंपल सा चौड़ा समझ लो, कुछ पतला सा, जो थोड़ा सा मतलब एकदम से वायर नहीं है, सिंपल ये जो वायर तुमको दिख रहा है ना, ऐसा वायर नहीं होगा, वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, ओके, ठीक है। और नीचे में क्या यूज किया गया है, कॉइल यूज किया हुआ है, लोअर सस्पेंशन। तो अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं। तो ये तुम्हारा, ये इसको क्या बोलते हैं, ये सस्पेंशन टाइप है, ठीक है। ये सस्पेंशन टाइप हम लोग सपोर्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें consist of fine ribbon shaped metal filament for the upper suspension and a coil fine wire of lower part, है ना। यहाँ पे नीचे वाले में क्या यूज किया गया है, coil of fine wire, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या है, फ्लैट रिबन, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ, अब देखो इसमें और देखो इसका पॉइंट्स कुछ कुछ देखो, हम इस पॉइंट वाइज करके लिखने की कोशिश की है। देखो दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन रिक्वायर्स केयरफुल लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऐसा सस्पेंशन जहां भी यूज करोगे ना, तो तुमको इंस्ट्रूमेंट को लेवल करके रखना पड़ता है, मतलब उसको वर्टिकल पोजीशन पे रखना पड़ता है। सिंपल से जानो, उसको वर्टिकल पोजीशन पे आपको मेंटेन करना है। आप ज्यादा उसको हिलाइए डुलाइएगा तो ये सस्पेंशन गड़बड़ हो सकता है, समझे। तो आप उस वैसे इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा हिला उड़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं पोर्टेबल नहीं होते। पोर्टेबल का मतलब आप सोचिएगा कि आप फील्ड में ले जाके इसको यूज कर सके, है ना। फील्ड में मतलब लेके जाके यूज करते हो, उतना वहां पे ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, टूट सकता है, ठीक है, इजीली। तो सो दिस इज नॉट यूज्ड इन फील्ड। फील्ड में हम लोग इसको यूज नहीं करते, ये जो सस्पेंशन है उसको फील्ड में यूज नहीं करते।
इट इज यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग सेंसिटिविटी। ठीक है, जो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट है जो वहां फिक्स्ड है कि भाई, तो वहां पे हम लोग सेंसिटिविटी वगैरह फॉर मोर ज्यादा सेंसिटिविटी के लिए, वैसे लेबोरेटरी में तुम जानते ही हो एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, सेंसिटिविटी ज्यादा होना चाहिए, तो वैसा ही डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम वहां यूज करेंगे, लेकिन फील्ड में यूज नहीं कर सकते। ओके, अ सस्पेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन। सिंपल सी बात है, उसको आपको लेवल मेंटेन करना था। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में एक लिमिटेशन, आप सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पे ही रख के उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मेरा मेरा इंस्ट्रूमेंट, मेरा देखो ये मोबाइल है, तो हम इसको ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, कैसे भी घुमा रहे हैं, ये मेरा कैसे भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन वैसे इंस्ट्रूमेंट में फिक्स्ड है कि आप इसको वर्टिकल पोजीशन पे ही रखिए, ठीक है, तब काम कीजिए। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया सस्पेंशन टाइप सपोर्ट। दूसरा जो है वो है टॉर्क सस्पेंशन। ठीक है, दूसरा क्या है, टॉर्क सस्पेंशन। देखो इसमें क्या होता है, सस्पेंशन है फ्लैट रिबन सस्पेंशन बोथ। देखो इसमें जो फ्लैट रिबन जो होता है ना, बोथ एबव एंड बिलो। देखो ऊपर में देखो ये फ्लैट सस्पेंशन है, ये यहाँ है, और उसके उसके साथ साथ स्प्रिंग भी, स्प्रिंग के थ्रू भी इसको मतलब टाइट करके रखा जाता है। ऊपर में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग रख के, स्प्रिंग भी डाला जाता है, और साथ में फ्लैट रिबन के थ्रू उसको अटैच करके रखा जाता है। देखो ये मूवेबल एलिमेंट है, मतलब समझो ये क्वाइल है। क्वाइल के पहले क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये फ्लैट रिबन है, समझे, सस्पेंशन रिबन और फ्लैट सस्पेंशन फ्लैट रिबन। ठीक है, और उसके बाद से तुम्हारा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक, तब जाके ये कनेक्ट करता है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर है एक तरीके से, इस तरह से देख रहे हो, दो स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये इसका टॉर्क सस्पेंशन में होता है। ठीक, द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इज एग्जैक्ट लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। समझे, उसमें क्या था जी, एकदम वर्टिकल पोजीशन पे रखना था, इसमें वैसा चीज नहीं है, आप इसको फील्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये दो चीजें हो गई इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है पाइवोट एंड ज्वेल बियरिंग। इसमें क्या होता है, पाइवोट एंड ज्वेल बियरिंग में एक स्पिंडल जैसे ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। देखो ये जो पेन देख रहे हो ना, तो दोनों साइड में ऐसा होता है, पेंसिल को दोनों साइड से छील देता है ना, तो ये उस तरह से बन जाता है। तो दोनों साइड में वो पाइवोट एंड ज्वेल बियरिंग होता है। तो देखो इसमें नीचे वाला जो पोर्शन होता है ऐसा होता है कप शेप का। ठीक, इसको ज्वेल कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, पाइवोट कहते हैं। ठीक है, तो ज्वेल, अब देखो तुम लोग बियरिंग का नाम सुने होगे, है ना। तो बियरिंग कहाँ यूज होता है जी, बियरिंग वहां यूज होता है जहां एक मूवेबल पार्ट है और दूसरा पार्ट स्टेशनरी है ना। एक पार्ट मूवेबल है और दूसरा पार्ट स्टेशनरी है। ठीक है, इसलिए बियरिंग वहां यूज होता है ताकि वो क्या करे, दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कम कर सके। यहाँ पे भी ज्वेल जो है नीचे वाला ना, इसका भी वही काम है। ठीक है, ये भी ज्वेल का काम क्या है, उस फ्रिक्शन को कम रखना। ठीक, तो पाइवोट और इसमें ये ज्वेल जो है इस तरह से अटैच रहता है। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह का शेप है, तो इस पे जाके ये अटैच रहेगा। ठीक है, और ऊपर में भी ऐसे रहेगा। ठीक, और ये जो स्पिंडल है तुम्हारा, ये जो पाइवोट है जिसको बोल रहे हैं, ये तुम्हारा जो होगा ये मूव करने के लिए फ्री होगा। समझे, ये मूव करेगा इस पे नीचे। ठीक, तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखो, द मूविंग सिस्टम इज माउंटेड ऑन अ स्पिंडल। समझे, स्पिंडल एक लगा रहता है, मेड ऑफ हार्डेंड स्टील, स्टील का मटेरियल होता है। ठीक है, स्टील को अब कैसे बनाया गया उसके अकॉर्डिंग इसको हार्डेंड कहा जाता है। ठीक, तो ये हार्डेंड स्टील से बना होता है। टू एंड्स ऑफ द स्पिंडल्स आर मेड कोनिकल। देखो उसके जो दोनों एंड होते हैं कोनिकल बनाए जाते हैं, आर मेड कोनिकल एंड देन पोजिशन इन टू फॉर्म पाइवोट्स। समझे, इस तरह से पोजिशन करके इसको पाइवोट का फ्रेमिंग कर दिया जाता है। समझे, ओके, दिस एंड्स फिट कोनिकल होल्स, ये कोनिकल होल्स होते हैं इन ज्वेल। देखो ये नीचे जो है इस टोटल पोर्शन को हम लोग, ये टोटल पोर्शन है ना, इसको ज्वेल कहते हैं। लोकेटेड इन फिक्स्ड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये नीचे वाला पोर्शन फिक्स रहता है, पाइवोट जो है मूविंग है। समझ गए, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना कि ये फ्रिक्शन को कम रखता है। ठीक है, ये एक्चुअल फिगर है। ठीक, तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो समझ गए तीन तरह का सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन तीन तरह का सपोर्ट, पहला तुम्हारा हो सकता है सस्पेंशन हो, दूसरा टॉर्क सस्पेंशन, तीसरा पाइवोट। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ये इन तीनों में से कोई यूज होता है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया सपोर्ट सिस्टम, मूविंग सिस्टम का सपोर्ट कैसे देते हैं। कोनिकल होल्स। इसके अलावा देखो एक टर्म है, एक टर्म है टॉर्क टू वेट रेशियो, ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, टॉर्क टू वेट रेशियो होता क्या है, देखो यहाँ पर जो टॉर्क बोल रहे हैं ना, ये टॉर्क जो बेसिकली ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बटा वेट रेशियो। देखो
मान लो मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उस पे एक डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा, ये तो तुम लोग को पता है ना, जो भी हम करंट देंगे उसके वजह से, जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके वजह से एक क्या लगेगा, उस पे एक डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा। ठीक, अब अगर ये जो मूविंग पार्ट है, वो अगर मूविंग पार्ट का वेट ज्यादा हो, समझे, अगर मूविंग पार्ट का वेट ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगता है ना, समझ रहे हो, इनर्शियल फोर्स जो होगा वो भी ज्यादा होगा। तो तुम्हारा ये जो है वेट का जो लफड़ा है, ठीक है, यानी कि टॉर्क का बट्टा अगर आप वेट हम लोग करते हैं, ठीक, टॉर्क, टॉर्क अगर बट्टा वेट अगर हम लोग करते हैं, ये जो रेशियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो तुम लोग, अगर वेट ज्यादा हुआ तो टॉर्क बट्टा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो तुम्हारा, तो हम, मेरा डिजायर ये है कि अगर हम वेट को कम रखेंगे तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन आसानी से होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, समझे। तो वही देखो, द फ्रिक्शनल टॉर्क, देखो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, लीनियर मोशन में फ्रिक्शन फोर्स होता है, हम लोग पूरा एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल टॉर्क है यहाँ पे। द फ्रिक्शनल टॉर्क इन एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वेट होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इफ वेट ऑफ द मूविंग पार्ट इज लार्ज, फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी लार्ज, है ना। ठीक है, अब देखो, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टू फ्रिक्शनल टॉर्क इज अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेशन, समझे। तो ये जो टॉर्क का जो रेशियो है ना, ये बताता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना रिलायबल है, ठीक है, कितना बढ़िया है। तो रिलायबल में आ गया बहुत सारी चीजें, एक्यूरेसी, मतलब ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसमें एक फैक्टर तुम्हारा उसका परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है तुम्हारा इसका परफॉर्मेंस कहता है, इसीलिए टॉर्क टू वेट रेशियो को क्या कहा जाता है, इंडेक्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। और इसका जो है हमें क्या, कैसा रेशियो चाहिए, हाइयर रेशियो चाहिए, ठीक है। इसका रेशियो जितना हाइयर होगा, यानी कि टॉर्क अगर मेरा ज्यादा है और वेट कम है, तो इसका रेशियो बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो यही, ऐसा ही हमको रिक्वायरमेंट चाहिए कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा हो और वेट कम रहे, ताकि आपको मूवमेंट आसान हो, वैसे इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी भी अच्छा रहेगा, समझे। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पूछता है तुमको कि टॉर्क टू वेट रेशियो मतलब बेहतर चाहिए होता है कि खराब, हाँ सॉरी, सबको बेहतर ही चाहिए होता है, तो मतलब ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ठीक है। तो टॉप टू वेट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना, वेट कम रखना पड़ेगा, है ना, और टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कि टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग को आगे एक रिलेशनशिप मिलेगा, टीडी, टीडी इक्वल टू होता है बीना, BIN है, यहाँ एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके टॉर्क बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स डेंसिटी है, इसको हम लोग बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हैं, समझे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा के हम लोग ये इतने सारी चीजों से हम लोग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। और वेट कम करने का उपाय क्या है, अब मान लो तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, इससे वेट भी बढ़ता है, तो इस तरह से जुगाड़ किया जाता है। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये स्ट्रांग रहेगा, है ना, ये टॉर्क टू वेट रेशियो उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के, जब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उस एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम हर एक का ये टॉर्क एंड वेट रेशियो के बारे में देखना पड़ेगा कि किसका टॉर्क टू वेट रेशियो कितना है, ठीक है। वैल्यू नहीं जानना रहता है, लेकिन मोटा मोटी पता रहना चाहिए कि इसका ज्यादा होता है, उसका कम होता है, ठीक है। तो ये मूविंग सिस्टम के बारे में था, है ना। अब आता है कंट्रोलिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में बताए थे हम तुम लोगों को, पर्पस दो क्या है वो हम तुम लोगों को कल बता चुके हैं। आज हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। तो ये चीज हम तुम लोगों को क्लियरली बताए थे कि दो तरह के कंस्ट्रक्शन, या तो स्प्रिंग टाइप यूज हो सकता है और या फिर ग्रेविटी, जिसमें बताए थे कि मोस्टली स्प्रिंग टाइप यूज होता है ना। तो यहाँ देखो, स्प्रिंग कंट्रोल पहले देख लेते हैं, ओके। देखो, स्प्रिंग कंट्रोल में है हेयर स्प्रिंग। देखो, हेयर हेयर स्प्रिंग कहने का मतलब होता है ना कि बहुत पतला, समझे, बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग का, कल हम तुम लोगों को दिखाए भी थे, ठीक है। हेयर स्प्रिंग यूजुअली ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज, मटेरियल क्या होता है जी, फॉस्फोर ब्रोंज। कुछ कुछ मटेरियल याद रखना है, समझे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फॉस्फोर ब्रोंज अटैच टू द मूविंग सिस्टम, ठीक है। तो हेयर स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रोंज का जो होता है वो मूविंग सिस्टम से अटैच होता है, इज यूज्ड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोल पर्पस, ठीक है। तो ये कंट्रोल पर्पस के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट फिगर में शो किए हुए हैं। देखो, ये रहा, देखो यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे देखो कंट्रोल स्प्रिंग देखा हो, ये मूवमेंट है, पॉइंटर है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है ना। कंट्रोल स्प्रिंग ऐसा हो, या फिर दोनों ऊपर नीचे ऐसा भी स्प्रिंग यूज होता है, ऊपर में भी यूज हो रहा है, नीचे भी यूज हो रहा है।
ठीक है, यहाँ ज्वेल बियरिंग यहाँ पे सस्पेंशन के लिए यूज किया गया है। तो देख रहे हो यहाँ ये जो स्प्रिंग है ये मूविंग सिस्टम से अटैच रहता है। ठीक, तो फिगर तुम्हारा में क्या होगा, तो जैसे जैसे तुम्हारा मूवमेंट होगा ना तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग पे भी मतलब स्प्रिंग जो है अपोजिशन में टॉर्क उतना ज्यादा लगाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो ये तुम्हारा हो गया, देखो ये एक्चुअल फिगर तुम्हारा इसका यहाँ पे है दिखाया हुआ, देखो दो स्प्रिंग कैसे अटैच किया हुआ है, देख रहे हो ना, ऊपर में नीचे में। ओके, तो कहीं कहीं एक सिंगल स्प्रिंग से भी काम चलता है, कहीं कहीं दो दो स्प्रिंग भी दिया जाता है। फिगर कहाँ दिख रहा है सर? फिगर नहीं दिख रहा है सीरियसली? नहीं ये सर दिख रहा। ओके, दिख रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा नहीं तो, है ना, दिखा? हाँ ये ना फिगर। है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक स्प्रिंग का भी काम चलता है, ऊपर नीचे डबल स्प्रिंग भी यूज होता है। ठीक है, जो एक्चुअल फिगर है वो तुम लोग को एग्जाम में कोई एक फिगर बना दो, ये वाला ये वाला, तभी काम चल जाएगा, है ना। ओके, ये नेक्स्ट देखो, ग्रेविटी कंट्रोल। कल बताए थे ना कि ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में हम बताएंगे तुम लोग को फिगर के साथ, है ना। तो देखो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या किया गया है, पॉइंटर मान लो तुम्हारे पास है ना ऐसे, तो पॉइंटर के पास इसको पीछे मान लो यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ के पीछे में क्या किया गया है, एक वेट अटैच कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, एक वेट अटैच किया है, इसको कंट्रोल वेट कहते हैं। ठीक, अब ये वेट का जो है, ये वेट एकदम सीधे नहीं हो सकता है, पॉइंटर मान लो इस तरह से है तुम्हारा अगर, ठीक, तो ये वेट तुम्हारा कुछ कभी कभी इस तरह से भी मतलब करके अटैच किया हुआ रहता है। ठीक है ना। तो अब तुम्हारा पॉइंटर का जैसे मोशन होगा, ओके, देखो यहाँ से अगर पॉइंटर तुम्हारा जो है इधर से इधर गया, तो ये वेट का भी मोशन इधर से इधर की तरफ आएगा, समझे। देखो इसमें दो तरीका है, एक एक तुम्हारा है, एक बैलेंस है, देखो इसमें इस तरह से होगा। ठीक है, एक तो तुम्हारा देखो दो तरीके का है, इसमें पीछे में हम दो तरह का स्ट्रक्चर दिए हुए, देखो यहाँ ध्यान से। एक जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया कंट्रोल वेट, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पॉइंटर तुम्हारा हो गया, मान लेते हैं आगे, तुम ऐसे कर लो कंट्रोल वेट, और ये तुम्हारा हो गया बैलेंस वेट, है ना। ठीक है, तो देखो तुम जैसे ही तुम्हारा पॉइंटर का मोशन इधर से इधर की ओर, देखो यहाँ पे ये फिगर हो गया, यहाँ से यहाँ हुआ, तो ये जो है कंट्रोल वेट इधर से इधर की ओर तरफ जाएगा, है ना। तो ये जो कंट्रोल वेट का जो जो डिफ्लेक्शन, अब ये यहाँ से यहाँ हो गया है ना, और ये इसका यहाँ से हुआ यहाँ हुआ है, तो अब ये कंट्रोल वेट क्या करेगा ना, इधर से नीचे की तरफ जो है फोर्स लगाएगा, समझे। कंट्रोल वेट क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अल्टीमेटली पॉइंटर तुम किधर से किधर मोशन किए हो, इधर से इधर किए हो ना, तो ये इसको इधर से ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहेगा, और दैट मींस कि पॉइंटर को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, समझे। तो स्प्रिंग का काम क्या था, कंट्रोलिंग का काम क्या है, मोशन के अपोजिट में तुम्हारा टॉर्क देना, तो यहाँ पे वही चीज है। तो ये तुम जितना एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल जितना ज्यादा रहेगा ना, है ना, तुम जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दोगे उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क होता है ना इस ग्रेविटी कंट्रोल में, वो साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होता है। ये जो कंट्रोल टॉर्क लगता है के इंटू साइन थीटा, समझे, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम्हारा एंगल जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये इस तरह से टॉर्क क्रिएट होगा। तो ये बेसिकली नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ये जो स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है ना, इसमें जो होता है, इसमें जो टॉर्क का जो रिलेशनशिप होता है ना वो ऐसा होता है, कंट्रोल टॉर्क जो होता है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन से, समझे। और अगर अगर हम लोग कंट्रोल फोर्स की बात करेंगे तो के इंटू एक्स, है ना। तो इस तरह से इसमें रिलेशनशिप होता है। तो दोनों में देखो फर्क आ गया ना, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो ऐसा हम बोले थे ना कि इंस्ट्रूमेंट में हम चाहते हैं कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप ना आए। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर, तो इसीलिए ये भी एक रीजन है कि इसको यूज नहीं किया जाता ज्यादातर, है ना। और दूसरा चीज ये है कि कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन इन ऑर्डर दैट कंट्रोल में ऑपरेट। इसको हमेशा तुमको वर्टिकल पोजीशन में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेट और कंट्रोल वेट और बैलेंस वेट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप इस वर्टिकल पोजीशन पे रखिएगा तभी जाके ये काम करेगा। देखो पेंडुलम जैसा रहता है, इधर से इधर गया, है ना, तो तुम्हारा क्या होगा, ये वापस इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब पोजीशन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसा ग्रेविटी कंट्रोल प्रोवाइड किया था। देखो ये सारा चीज हम तुमको अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं
क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें आएंगी जब बारी बारी से, तो तुमको वहां पे पहले से पता रहेगा कि हाँ ग्रेविटी कंट्रोल ऐसा रहता है, स्प्रिंग कंट्रोल ऐसा रहता है, डैम्पिंग में एयर डैम्पिंग ऐसा होगा। ओके चलो कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में, स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल में। देखो ग्रेविटी कंट्रोल का कुछ एडवांटेज है ना, देखो देखो सस्ता होता है, ठीक है। स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है ना फॉस्फोर ब्रोंज, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसमें ग्रेविटी कंट्रोल में कुछ करना नहीं है, तुमको बस एक वेट डाल देना है, ठीक है। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। स्प्रिंग का क्या इशू है ना, स्प्रिंग में जो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ उसका लेंथ जो है वो वेरी करता है, समझे। तो वो एक इशू आ जाता है स्प्रिंग के साथ। तो इसमें वैसा नहीं होता है, टाइम के साथ ये खराब नहीं होगा, वेट में कोई इशू नहीं है। लेकिन स्प्रिंग जो है टाइम के साथ हो सकता है लूज हो जाए, है ना, तो स्प्रिंग का फोर्स वो कम हो सकता है। तो स्प्रिंग के साथ सर्टेन लिमिटेशन है, लेकिन वो लीनियर रिलेशनशिप दे रहा है कि नहीं। स्प्रिंग का जो लीनियर होता है, देखो यहाँ देखो, अब देखो अगर, लेकिन देखो बट, ठीक है, इफ इंस्ट्रूमेंट इज स्प्रिंग कंट्रोल, अगर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा स्प्रिंग कंट्रोल है और कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी है और डिफ्लेक्शन थीटा है, तो तुम्हारा टीसी इक्वल टू केएस इंटू थीटा होगा, जहां केएस क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। सिमिलरली अगर अगर इफ को ग्रेविटी कंट्रोल अगर ये इंस्ट्रूमेंट रहता, तो तुम्हारा टीजी इक्वल टू केजी इंटू साइन थीटा रहता, जहां केजी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कंट्रोल वेट पे और इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा ये रिलेशनशिप होता है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये तो तुम्हारा तो स्प्रिंग कंट्रोल में ये एडवांटेज है, ठीक है, समझ गए ना। तो स्प्रिंग कंट्रोल महंगा पड़ेगा लेकिन लीनियर रिलेशनशिप देगा, एक तो एडवांटेज ये है, ठीक। और दूसरा चीज ये है कि इसको इसका डिसएडवांटेज क्या था जी, ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, न्यूमेरिकल करा दिए इसमें से। न्यूमेरिकल इस पे नहीं आता है, ठीक है, हम्म। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता। इसका ये जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो ना, यस सर। ये फॉर्मूला का यूज आएगा तुमको जब हम तुमको पीएमएमसी पढ़ाएंगे या फिर आगे जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हो ना, ये फॉर्मूला यूज आने वाला है, समझे, ये रिलेशनशिप। तो वहां वो जब पढ़ा देंगे ना तब तुमको न्यूमेरिकल होगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ठीक है। अभी कुछ तुम पढ़े ही नहीं हो तो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ क्या है कि कैन बी यूज्ड ओनली इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल के बारे में। ओके, अब इसके पास जो आता है वो है तुम्हारा डैम्पिंग सिस्टम। बताया था ना कल 3 चीजें हुई थी, तो डैम्पिंग जो होता है, तो डैम्पिंग में जो है, डैम्पिंग हम पर्पस कल बता दिए थे, उसको हम फिर से रिपीट करने वाले हैं नहीं। तुम लोग को बगल बताए थे क्या पर्पस होता है जी, ऑसिलेशन को रोकना, है ना, और टाइमिंग जो है तुम्हारा कितना तेजी से पहुंच रहा है फाइनल स्टेडी स्टेज पोजिशन पे, उसको भी कंट्रोल करना, ठीक। तो ये डैम्पिंग सिस्टम हो गया। तो ये 3 तरीके से हो सकता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, है ना, और एडी करंट डैम्पिंग, ठीक। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में देखो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या किया जाता है, तो हम तुम लोग को बताए थे, देखो ये एक एयर चैम्बर है, ठीक, एक एयर चैम्बर है ये से, अभी इसका शेप कैसा है, सेक्टर शेप है, ठीक है, सेक्टर समझते हो ना, इस तरह का जो ये जो शेप है ना ऐसे, इस शेप को बोलते हैं सेक्टर शेप, ठीक। तो ये क्लोज चैम्बर में एक पिस्टन डाला गया है। अब ये पिस्टन, तो तुम लोग जानते हो पिचकारी जो है मोशन कराते हो, पिचकारी देखते हो ना, उसमें मोशन करा हुआ तो देखते हो ना कि मतलब आसानी से नहीं जाता है आगे, है कि नहीं। तो वो एयर का जो प्रेशर जो होता है ना, वो उसके मोशन को अपोज करता है। देखो इफ द पिस्टन इज मूविंग रैपिडली इनटू द चैम्बर, चैम्बर में अगर पिस्टन रैपिडली मूव करेगा, द एयर इन क्लोज स्पेस, जो क्लोज स्पेस में एयर जो होगा वो कंप्रेस होगा, और 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 जो उसका जो प्रेशर होगा वो मोशन, पिस्टन के मोशन को अपोज करेगा, समझे। बस सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, पिचकारी वाला कंसेप्ट है जी, समझे। तो इस तरह से ये देखो, ये तुम्हारा जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर के साथ इसको अटैच कर दिया गया है, तो ये पॉइंटर मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये उसके मतलब ये इसके मोशन को थोड़ा सा डैम्प करेगा, तो ज्यादा ऑसिलेशन जो होगा ना उसको वो मतलब ज्यादा हिलने नहीं देगा, समझे। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग
बहुत अच्छा है, इसमें कोई इसके अलावा क्या होता है, अगला जो होता है तुम्हारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है ना, इसमें जो एयर भरा हुआ है इसके अंदर तुम अगर ऑयल भर देते हो कोई, है ना, इसके अगर तुम एयर के जगह पे तुम ऑयल भर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसका भी अपना एडवांटेज है, तो वो तो थोड़ा थोड़ा डैम्पिंग और ज्यादा देगा, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन में डैम्पिंग तुम्हारा थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका सर्टेन एडवांटेज है। ऑयल का लफड़ा जानते हो ना, किचकिच वाला काम होता है ऑयल वाला, समझे। ऑयल का लीकेज अगर कभी हुआ तो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा हमेशा गंदा रहेगा, उसको पोछने रहता, क्लीन व्लीन करना पड़ेगा बार बार। एयर में वैसा नहीं है ना। तो सबका अपना एडवांटेज है एयर फ्रिक्शन का, फ्लूइड फ्रिक्शन का, ठीक। तो एयर फ्रिक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, ठीक है। देखो इसके अलावा क्या है, एयर फ्रिक्शन में ये जो हम पिस्टन स्ट्रक्चर यूज किया ना, इसके अलावा क्या किया था, एक वेन यूज किया था। वेन का कहने का मतलब क्या है, वेन जो बोल रहे हैं ना, एक चौड़ा प्लेट जो है, प्लेट जो है मेटल का, एक चौड़ा सा चौड़ा और पतला, चौड़ा और पतला प्लेट यूज किया था। अब वो प्लेट जो है, मान लो इस, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये जो प्लेट है देखो, ये है ना, ये चौड़ा सा पतला सा प्लेट है। अब ये प्लेट अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो जब इसका मोशन जब होगा ना, पॉइंटर का जब भी मोशन होगा ना, तो ये भी एक सेक्टर शेप जो है ना, इसकी ये मतलब ये अभी मतलब ये क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया हुआ है, ये भी एक सेक्टर शेप स्ट्रक्चर में तुम्हारा घूमते रहता है। तो ये वेन भी अगर घूमेगा ऐसे, है ना, तो तब भी तुम्हारा क्या होगा, वो एयर मतलब हवा, पंखा तुम डुलाते तो देखो ना जी, हवा से वो रुकता है, समझे, सिंपल सी बात जानो, है ना। पंखा जब तुम चलाते हो, है ना, कोई भी चीज करोगे, इतना चौड़ा अगर एरिया, ये जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा इस पे तुम्हारा फोर्स लगेगा। तो अगर ये पतला है तो और अच्छा है। तो एक पतला सा वैसे ही हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, जो एयर में मोशन करेगा तो क्या होगा, वो उस पर अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सम टाइम इंस्टेड ऑफ अ पिस्टन अ वेन माउंटेड ऑन स्पिंडल ऑफ मूविंग सिस्टम मूव्स इन अ क्लोज सेक्टर शेप्ड बॉक्स, ठीक है। तो समटाइम्स ये भी यूज होता है, ठीक है। तो ये दो तरीका है एयर फ्रिक्शन यूज करने का। नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में तुम ये भी फिगर बना सकते हो, देखो ये फिगर भी तुम बना सकते हो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में, बस यहाँ पे एयर के जगह पे फ्लूइड चैम्बर बोल सकते हैं, है ना। ये फिगर भी तुम्हारा फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए सही है। इसके अलावा देखो वही फिगर यहाँ पे मतलब इस तरह से भी दिखाया गया है, ठीक। ये डिस्क है, डैम्पिंग ऑयल इसमें लगा हुआ है, इसमें जैसे इसका मोशन होगा तो ये अपोज करेगा, है ना। सबसे बेहतर यही है कि तुम इसी फिगर को फिर से दोबारा बना दो और उसको फ्लूइड फ्रिक्शन लिख दो, और एयर एयर वाला हटा के, है, नहीं तो ये भी फिगर बना दो, टीचर समझ जाएगा। ये बुक का ही है, स्टैंडर्ड बुक में जो रहता है वही यूज किया गया है। इसके अलावा ऐसा भी स्ट्रक्चर यूज होता है, मतलब डिस्क के जगह पे तुम इससे पत्थर, पहले वाला सर बता दीजिए। कौन सा, ये सेक्टर से, यही ना। जी सर, अरे देखो नेटवर्क में नहीं था। देखो मूविंग सिस्टम जो होता है, इसमें तुम एक पतला सा अगर चौड़ा सा, अगर मान लो पतला सा तुम कोई पेपर ले रहे हो, है ना, तो पेपर जी नहीं होता, तीन फॉयल होता है, ठीक है। अब तुम अगर तुम ये तुम्हारा स्पिंडल है, ठीक है। अब ये तुम पॉइंटर तुम्हारा, ये स्पिंडल घूम रहा है, तो ये घूम रहा है तो देखो ये भी तो मतलब यहाँ पे मान लो एक क्लोज स्ट्रक्चर में है ये, है ना, ये क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर में रहता है, तो ये घूमेगा तो हवा के थ्रू क्या होगा, मतलब इसके अपोज करेगा कि नहीं, है ना। तो तुम अगर इसको घुमाओगे तो एयर के वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा उसको मोशन को उतना मतलब रैपिडली घूमने नहीं देगा, समझे। इस तरह से वो डैम्प करेगा उसको, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, समझे। ये नीचे वाले स्ट्रक्चर से मत जाओ, यहाँ पे एक सिंपल सा वेन है, ठीक है। वेन क्या होता है, वही पतला सा तुम्हारा मेटल का, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा भारी ना हो, समझे, बहुत हल्का होता है और पतला रहता है, लेकिन थोड़ा चौड़ा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम्हारा एयर मतलब वो फ्रिक्शन वो लगाएगा डैम्पिंग, ओके। फ्लूइड फ्रिक्शन में बताएं, एयर फ्रिक्शन जैसा ही होता है, बस जो तुम्हारा जो तुम्हारा चैम्बर है उसमें ऑयल रहता है, ऑयल की वजह से तुम्हारा ये फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अप डाउन ऐसे होगा, देख रहे हो ना मूवमेंट, देखो इसमें अप डाउन है ऐसे, तो ऐसे मूवमेंट होगा तो ये ऑब्वियसली तुम्हारा क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, ओके। एक सेकेंड वेट करो। तो फ्लूइड फ्रिक्शन समझ गए, है ना। बस एयर फ्रिक्शन जैसा ही है, बस वहां जो चैम्बर है उसमें तुम्हारा हम ऑयल रख देंगे तभी मेरा काम चल जाएगा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ये भी है, ऑयल के अंदर वेन है तुम्हारा, मूविंग सिस्टम, ये रोटेशन होगा, देखो रोटेशन इस तरह से हो रहा है, तुम इस तरह से वेन अगर प्रोवाइड कर दो, वेन मतलब चौड़ा सा प्लेट, समझे ना, ऐसा अगर प्रोवाइड कर दो, देखो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पिस्टन बोलते हैं, लेकिन ये तुम्हारा वेन है, तो तुम पिस्टन के जगह पे तुम वेन यूज कर सकते हो, जैसे वहां था वैसे ही सिमिलरली,
है ना। अब ये अंदर में तुम्हारा ऑयल रहेगा तो इसका मोशन को ऑब्वियसली अपोज करेगा। यहाँ पे तुम्हारा ये स्पिंडल मान लो है, ये रोटेट करा रहा है इधर, तो इसके अंदर में ये इसको अपोज कर सकता है। ठीक है ना। यस सर। तो ये तुम्हारा फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया। इसके बाद से जो लास्ट वन है वो है तुम्हारा एडी करंट डैम्पिंग। ओके, तो एडी करंट डैम्पिंग में तुम लोग समझो बात को। एडी करंट डैम्पिंग में होता क्या है, ये फिगर देखो। देखो यहाँ जो है ये मैग्नेट है, देख रहा हो ना। देखो ये तुम्हारा क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक, तो मैग्नेट का एक ही हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन बिना मैग्नेट मतलब दूसरा हिस्सा भी है, समझे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्रिएट हुआ। ठीक, अब तुम्हारा क्या होता है, ये जो तुम्हारा ये एक मेटल है, समझे। ये तुम्हारा क्या हुआ, चौड़ा सा मतलब मेटल है। ठीक, मेटल है लेकिन मैग्नेटिक नहीं है। तो ये मेटल तुम्हारा है, तो अब ये मेटल में जैसे ही तुम्हारा मोशन होगा ना इसका, देखो इसमें अगर इस मेटल का थोड़ा भी मोशन होता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब जो ईएमएफ आपका आवाज कट रहा है सर। सर नो, आवाज नहीं सर, कट रहा है। क्लियर हो जाएगा आवाज, अगर कभी कभी होता है, कभी कभी स्ट्रेच होकर आवाज आता है ना, क्लियर हो जाएगा। तो देखो बात को समझो, तुम्हारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक होता है। ठीक है, तुम लोग सुने होंगे या नहीं। उसमें फैराडेज ने क्या कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, आप अगर किसी कंडक्टर को मूव कराइएगा, है ना, तो कंडक्टर से लिंक किया हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज अगर चेंज होता है तो उसके वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। समझ गए, क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ये प्रिंसिपल जनरेटर में यूज होता है। तुम लोगों को मतलब जो भी तुम्हारा जनरेटर है ना, उसमें यही प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक, तो ये अगर और जो तुम हम लोग ठीक, तो ये हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी इसी प्रिंसिपल से जनरेट होता है। हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एक तुम्हारा प्राइम मूवर से क्या किया जाता है, कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है। तो वो क्या करता है कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा उससे चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंकेज अगर चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा कॉइल में। मतलब ईएमएफ मतलब वोल्टेज, समझ गए ना, वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। अब वोल्टेज करंट कब प्रोड्यूस करेगा जी, जब सर्किट कंप्लीट हो, है कि नहीं। वोल्टेज तभी ना तुम्हारा करंट प्रोड्यूस करेगा जब तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो। बिना सर्किट कंप्लीट होने के तुम्हारा करंट फ्लो नहीं हो सकता, समझ गए। तो लेकिन देखो, अब मान लो कि तुम्हारा अगर तुम मान लो कि तुम अगर इतना मोटा वायर यूज किए हुए हो, ठीक, अगर तुम वायर इस तरह से यूज किए हुए हो, तब तो तुम्हारा इसका देखो, तब अगर इसको ओपन रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो वोल्टेज तो प्रोड्यूस हो गया। ठीक, अब इस वायर को अगर तुम क्लोज नहीं किए हो, समझे, अगर इस वायर को तुम क्लोज नहीं किए हो, मान लो इसको हम इस तरह से क्लोज कर दिए, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया है, तब जाके करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, कॉइल जो है तुम्हारा मान लो वायर है ऐसे, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए समझो। तो अगर तुम इसको क्लोज सर्किट अगर इसको कंप्लीट कर दियो, तब जाके इसमें क्या होगा कि ये मतलब करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन देखो होता क्या है, ये वायर तुम्हारा इतना मोटा था, तब जाके हम बात कर रहे थे। अगर वायर एक मेटल ही होता है, अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसका चौड़ाई थोड़ा और ज्यादा रख देते, अगर वायर तुम्हारा ऐसे चौड़ा रहता है ना, तो इसमें क्या होता, अगर हम इसको क्लोज सर्किट नहीं भी करते ना, समझे, तो वोल्टेज तो इंड्यूस्ड हो गया है भाई। वोल्टेज कैसे इंड्यूस्ड हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप थोड़ा भी कॉइल का मोशन कराते हैं तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो गया। अब ये तो ओपन सर्किट है ना जी, एक तरीके से देखो तो ओपन सर्किट है, लेकिन क्योंकि देखो इधर से कोई वायर हम ले आके इधर से कनेक्ट किए नहीं हुए हैं, तो ओपन सर्किट एक तरीके से है।
फिर भी ये ओपन सर्किट है ना, इसमें सब देखो समस्या ये है, ये इसका चौड़ाई ज्यादा है, समझे? इसका ये जो तोड़ा है ना, ये चौड़ाई ज्यादा है। इसके चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से क्या होता है ना, करंट जो होता है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज तो है, ये करंट क्या होता है, छोटा छोटा पाथ में ऐसे घूमने लगता है इसमें, समझे? ये छोटा छोटा भंवर की तरह घूमने लगता है। ये छोटा छोटा पाथ में अपना मतलब इंडिविजुअल ऐसे रैंडम पाथ बना लेता है, समझे? तो ये रैंडम पाथ जो बनाता है ना, देखो इस तरह से, ये जो इस फिगर में दिखाया गया है, यही चीज जो है इस फिगर में दिखाया गया है। अगर तुम्हारा प्लेट जो है वो चौड़ा अगर रहे, मेटल अगर उसमें चौड़ा रहे, ठीक, तो ये चौड़ाई की वजह से, ज्यादा अगर चौड़ाई है ना, इसके वजह से क्या होगा, पतला पतला पाथ में तुम्हारा करंट इस तरह से सर्कुलेट होने लगेगा। इस सर्कुलेटिंग करंट को ही हम लोग एडी करंट कहते हैं। भंवर की तरह दिखता है, समझे? भंवर ऐसे घूमते रहता है ना जी, पानी में जो भंवर होता है, उसी टाइप का ये सर्कुलेटरी करंट होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एडी करंट। तो अब ये एडी करंट जो होता है ना, अब देखो एडी करंट हो गया। अब देखो, अब ये कंडक्टर था मान लो, मतलब इसका पर्पस ये नहीं था कि मतलब हम क्या करें कि तुम इसका पर्पस करंट फ्लो कराने का नहीं था, ये चौड़ा था, ठीक है? तो एडी करंट जो प्रोड्यूस हो गया है, अब इस एडी करंट की वजह से क्या होगा, इसी कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। क्योंकि देखो एक और प्रिंसिपल है, उसमें कहा जाता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, है ना? एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, ठीक है? करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसमें एक फोर्स लगेगा, समझ गए? तो पहले क्या था जी, पहले तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, फिर छोटा छोटा करंट फ्लो होने लगा। अब इस करंट फ्लो होने लगा तो इसमें एक फोर्स भी लगेगा, है ना? तो अब ये जो फोर्स लगेगा ना, वो ऐसा फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, है कि नहीं? इसके मोशन को अपोज करेगा। तो भाई इसका मोशन शुरुआत में हम करवाए थे ना जी, इसका मोशन तुम्हारा शुरू में हुआ था समहाउ, ठीक? तो उसी मोशन को वो अपोज करेगा, सिंपल सी बात। तो ये अपोजिशन दिमाग में रखना है। ये क्या करेगा कि एडी करंट जो प्रोड्यूस हुआ, वो अल्टीमेटली वो मोशन, जो भी तुम्हारा मोशन हो रहा था ना शुरुआत में, तो उस मोशन को वो अपोज करेगा। तो डैम्पिंग में भी हम लोग यही ना करते हैं जी, मोशन को अपोज करना काम डैम्पिंग का काम है। तो यहाँ पे हम लोग अपोजिशन एडी करंट के थ्रू लेते हैं। तो देखो, तो मान लो तुम्हारे पास पॉइंटर है, ठीक? देखो ये स्ट्रक्चर समझो ऐसा, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे व्हाइट कलर का एक एल्यूमिनियम लगाया गया है, एल्यूमिनियम का फॉर्मर लगाया हुआ है ना। तो ये जो फॉर्मर है उसके ऊपर कॉइल लपेटा हुआ है, ठीक? तो शुरुआत में देखो क्या होगा, ये सारी चीजें तुमको और भी हम बार बार मतलब बार बार ये चीजें आएंगी ही, तो ये धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग शुरू में क्या कराते हैं कि करंट इस कॉइल में करंट देते हैं। कॉइल में करंट होता है ना, तो ये क्या करता है, टोटल चीज को मोशन मूव कराने लगता है, समझ गए? देखो शुरुआत से कैसा होता है, तो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से कॉइल लपेट के, एल्यूमिनियम का फॉर्मर, एल्यूमिनियम मेटल होता है, समझ गए ना? तो ये देखो इसका चौड़ाई ज्यादा है, समझ रहे हो ना? तो ये एल्यूमिनियम के फॉर्मर पे तुम क्या किए, इसको रख दिए, है ना? उसके बाद से तुम करंट जैसे ही दोगे, तो करंट दोगे तो ये क्या करेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक? वो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है वो हम तुमको नेक्स्ट जब पीएमएमसी या गैल्वेनोमीटर जब बताएंगे, तो उसका फोर्स का इक्वेशन हम लोग को निकालना रहता है, टॉर्क का इक्वेशन निकालना रहता है। तो एक टॉर्क लगेगा, सिंपल सी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड में तुम करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिए, तुम्हारा क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क, वही टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा, है ना? अब देखो ये टॉर्क घूमने लगा। देखो अब फैराडेज भैया कह के गए हैं कि देखिए आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में एगो मेटल को अगर घुमाइएगा ना, तो उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक? तो भाई हम मेरा काम तो था पहले डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराना, अब तो घूमने लगा, तो इस ये जो एल्यूमिनियम का है ना मटेरियल, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, समझे? ये जो फॉर्मर है इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब ये ईएमएफ देखो, ये जो है, ये फॉर्मर जो है देखो चौड़ाई है इसका ज्यादा, तो इसमें छोटा छोटा जो है ना सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा, समझे? क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो होगा। अब ये सर्कुलेटिंग करंट का डायरेक्शन कैसा होगा जी, इस मूवमेंट को अपोज करेगा। तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली इसको अपोज करेगा, समझ गए बात को? वो क्या करेगा, इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। आया क्लियर समझ में? ठीक है? तुम क्या किए, करंट दिए तो ये मूव करने लगा, तो वो जो तुम करंट दिए मूव किया, मूव की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसके वजह से एक एडी करंट हो गया, और वो एडी करंट इसके मूवमेंट को फिर अपोज कर दिया, समझे? इस तरह से ये एडी करंट काम करता है, ठीक है? इसका डायरेक्शन कैसा होता है जी, जो इसके द्वारा फोर्स वो अपोजिट होता है मोशन के।
तो जो इनिशियल मोशन था उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर तुम्हारा डिफ्लेक्शन, अगर तुम्हारा वाइब्रेशन हो रहा है ना, अगर तुम्हारा इधर घूम रहा है तो इसके इधर घूम रहा है ना, तो तुम्हारा फोर्स इधर से इधर की तरफ लगाएगा, अगर इधर घूम रहा है तो इधर से इधर की तरफ लगाएगा, है ना। कि इसलिए अल्टीमेटली उसको ले जाके उसको मतलब ज्यादा वाइब्रेट होने नहीं देगा, ज्यादा ऑसिलेट होने नहीं देगा और स्टॉप कर देगा। तो बहुत इफेक्टिव डैम्पिंग होता है एडी करंट डैम्पिंग, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा प्रेफर किया जाता है इसको लेने के लिए, एक्सेप्ट इन सिनारियोज जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड में इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एडी करंट जो है करंट है ना, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टोर्ट कर सकता है। ओके, तो इतना पॉइंट समझ जाओ तो बहुत है ना, समझ गए। तो एडी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, इस फिगर को बनाने का ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसको हटा दो। ठीक, ये फिगर बना लो, वो भी ठीक है तुम्हारे लिए, ये फिगर तो सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक और फिगर ये जो हम बताए थे, हाँ ये वाला फिगर, ये फिगर यहाँ आने दो, इस है ना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में तुम्हारा रहेगा। नोट्स में क्या मतलब, ये जब पीडीएफ तुम लोग देखोगे तो तुमको याद आ जाएगा कि सर यहाँ पे ऐसे बताते हैं ना। तो इसमें जो है एडी करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है, समझ गए ना, एडी करंट जो है इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यही एडी करंट क्या करेगा, इसके मोशन के अगेंस्ट तुम्हारा है मतलब प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, समझे। एडी करंट का जो टॉर्क जो होगा ना, वो क्या करेगा, इस फॉर्मर को मतलब मूव करने से रोकेगा, समझ गए। तो इतना के साथ तुम्हारा क्या हो गया ना, बेसिक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ओके, तुम्हारी बेसिक सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो गई। तुम लोग एक बार अपने सिलेबस को थोड़ा देख लो। देखो, कैरेक्टरिस्टिक तो हम पहले ही खत्म कर चुके थे, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पहला यूनिट ऑलरेडी खत्म कर चुके थे। इसमें था इलेक्ट्रिकल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा पर्पस ऑफ मेजरमेंट। वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये हम बता चुके हैं, है ना। तुम्हारा वेरियस इफेक्ट में बताए थे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारा इफेक्ट्स जानना है, और उसके बेस पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है वो जानना है। ठीक, डिजायरेबल क्वालिटीज ये जान चुके हो, क्लासिफिकेशन जान चुके हो, टाइप्स ऑफ एरर जान चुके हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क, है ना जी, टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, है ना जी। ये तीन तरह का टॉर्क हम तुम लोगों को बता चुके हैं ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क भी तुम्हारा हो गया, तो ये यूनिट खत्म हो गया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा तुम देखो और क्या क्या है। ठीक है, चलो ये है ना। तो तुम्हारा ये जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया, और अभी जो जो बताया है वो आगे यूज होने वाला है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक, तो आगे का देखो, अब आगे का सिलेबस में तुम लोग समझो क्या है। देखो, आगे के सिलेबस में ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल वालों को क्या पढ़ना है, पीएमएमसी पढ़ना है। ठीक, पीएमएमसी है, मूविंग आयरन हैवी डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से उनका रेंज एक्सटेंशन, है ना, वो उस कैसे होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को उससे पहले एक गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, समझे। क्या पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर एक पढ़ना है। तो गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद से वो क्या होगा, तब जाके ये आएगा आमीटर, वोल्ट मीटर, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पीएमएमसी पढ़ना है। तो पीएमएमसी जो है ये दो सबको पढ़ना है। पीएमएमसी हो गया तुम्हारा, मूविंग आयरन हो गया, देखो यहाँ पे लिखा होगा मूविंग आयरन हो गया, फिर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट डीसी में दिया होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें पढ़ना है दोनों को। ठीक, तो अब इसमें बात क्या आती है कि देखो, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पीएमएमसी पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को पढ़ना है, पहले पीएमएमसी पढ़ा देंगे तब जाके गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे। एक पढ़ने के बाद से दूसरा इजी हो जाता है, तुम कोई एक पढ़ो तो दूसरा तुमको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो पहले हम लोग पीएमएमसी पढ़ लेंगे, फिर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। क्लियर है सबको। ठीक है, क्योंकि पहले जो कॉमन पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं, फिर इंडिविजुअल वाला ये पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारा शुरू होगा उसमें हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे जी, पीएमएमसी से। ओके,